जी, तो हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया की, जिसमें हमने जर्नल और सेलुलर मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, फंक्शंस और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस कर ली हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एक ग्राफ है जो कि हमें ये बताता है द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन ओवर टाइम व्हेन कल्चर इन अ क्लोज्ड कंटेनर। जब कोई कल्चर जो है वो क्लोज कंटेनर में हम उसको रखते हैं, ढांप के रखते हैं, लाइक अ ब्रॉथ और एगर मीडियम। ये एग्जाम्पल दे रहा है कि वो ब्रॉथ हो सकता है या कोई एगर मीडियम हो सकता है। अब 4 इसकी फेजेस होते हैं ग्रोथ कर्व के। कितने फेजेस होते हैं? 4 फेजेस होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ है, हॉरिजेंटली टाइम को प्लेस किया गया है और वर्टिकली लॉग स्केल बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं उनको काउंट किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, हम इनको वन बाई वन स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व? नेम द फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। व्हाट हैपन्स इन द लैग फेज? यानी कि लैग फेज में क्या होता है, वो कौन सा फेज है जिसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं रैपिडली। वाई डज द स्टेशनरी फेज अकर? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ लॉग फेज इन माइक्रोबायोलॉजी? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हमें मिल जाएंगे जब हम इन सारे फेजेस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैग फेज। लैग फेज में क्या होता है? नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे यानी कि मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रही, क्योंकि सेल्स में जो है वो कोई भी उसके नंबर्स में इजाफा नहीं हो रहा। बैक्टीरिया आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। यहाँ पे मेटाबॉलिकली बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं क्योंकि नए नए आए होते हैं उस मीडियम में। वो मीडियम क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होता है, तो मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं बैक्टीरिया। कहाँ पे? लैग फेज में। अडॉप्टिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट, जाहिर सी बात है जब वो नए माहौल में आए हैं तो उस माहौल को अडॉप्ट करेंगे। एंजाइम्स एंड डीएनए सिंथेसिस अकर। अब यहाँ पे ना लैग फेज में एंजाइम्स की और डीएनए की फॉर्मेशन हो रही होती है। सेल्स आर रिपेयरिंग डैमेज और सिंथेसाइजिंग एसेंशियल कंपोनेंट बिफोर डिवाइडिंग। ये तो हमने देखा लैग फेज। उसके बाद आ जाता है लॉग फेज। लॉग फेज को हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। ये रैपिड सेल डिवीजन फेज है। यहाँ पे सेल डिवीजन शुरू होती है। कोई आपसे पूछता है कि कहाँ पे सेल डिवीजन होती है, तो एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज में सेल की डिवीजन होती है। पॉपुलेशन डबल्स एट अ कांस्टेंट रेट। अब यहाँ पे देखिए, जब सेल डिवाइड हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेल, बैक्टीरियल सेल की जो पॉपुलेशन है वो डबल होगी, बट रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। सेल्स आर मोस्ट एक्टिव एंड यूनिफॉर्म इन साइज। यहाँ पे जो है वो सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। साइज भी उनका यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब एक एक साइज के होंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट ये है कि बेस्ट फेज है ये कि एंटीबायोटिक इफेक्ट को स्टडी किया जाए। बेस्ट फेज टू स्टडी एंटीबायोटिक इफेक्ट्स, ग्रोथ रेट इज मैक्सिमम। यहाँ पे चूंकि ग्रोथ रेट मैक्सिमम होता है तो ये एक बेस्ट फेज समझा जाता है एंटीबायोटिक की स्टडी करने के लिए। तो लॉग फेज एक ऐसा फेज है जहाँ पे सेल डिवीजन हो रही है, पॉपुलेशन डबल होती है, बट एट कांस्टेंट रेट। सेल जो है वो एक्टिव होते हैं, यूनिफॉर्म साइज में होते हैं, और यही वो फेज है जहाँ पे एंटीबायोटिक इफेक्ट को स्टडी किया जा सकता है। आफ्टर दैट आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, ग्रोथ रेट स्लोज डाउन एंड स्टेबलाइजेज। अब लॉग फेज में क्या था? ग्रोथ रेट हाई था, मैक्सिमम था, और सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा हो रही थी, रैपिडली भी हो रही थी। अब स्टेशनरी फेज आया तो यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो स्लोज डाउन हो गया और स्टेबलाइज होने लगा। नो नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ डाइंग सेल्स। जितने सेल डिवाइड हो रहे थे, यानी कि जितने सेल बन रहे थे, नए सेल बन रहे थे, उतनी ही साथ साथ सेल्स डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे, मरते भी जा रहे थे। तो जब नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स इक्वल हो जाए नंबर ऑफ डाइंग सेल्स के, तो एक स्टेबलाइजिंग फेज आ जाता है जिसको स्टेशनरी फेज का नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ डाइंग सेल्स तभी कोई सेल डाई होता है ना जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती, पीएच मेंटेन नहीं रही होती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं किसी भी सेल को ग्रो करने से रोकने थे या उसको मारने पे। तो यहाँ पे क्योंकि डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा था, पीएच चेंजेस होने लगी थी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट हो गया था, जिसकी वजह से सेल्स डेथ होने लगी थी। तो वो सेल्स की डेथ इतनी होने लगी कि जितने सेल डिवाइड हो रहे थे उसके बराबर हो गया, तो हमने उसको स्टेबलाइज या स्टेशनरी फेज दे दिया। अब मेटाबॉलिक चेंजेस होने लगी थी, जाहिर सी बात है मेटाबॉलिक चेंजेस भी होने लगी हैं। स्पोरुलेशन में स्टार्ट, अब स्पोर फॉर्मेशन होने लगी है इस फेज में, स्टेशनरी फेज में। सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज जैसा कि एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोड्यूस होने लग गई हैं। तो ये सारी जो है स्टेशनरी फेज का हिस्सा है। अब स्टेशनरी फेज के बाद आता है डेथ फेज, डिक्लीन फेज, यानी कि मुकम्मल सफाया। न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टेड, टॉक्सिन अक्यूमुलेट, सेल डाई फास्टर देन न्यू वंस आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पे वो नंबर ऑफ सेल्स जो बन रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, वो उसके बरक्स जो मर रहे थे उनकी तादाद बढ़ गई। अब नंबर ऑफ सेल्स
डेथ जो है वो बढ़ गई है नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स से। तो सेल जब डाई फास्टर होने लग गया तो तो क्या हुआ, डेथ फेज या डिक्लीन फेज का नाम उसको हमने दे दिया। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन विएबल सेल्स, विएबल बट नॉट कल्चरेबल। ये विएबल सेल्स थे लेकिन कल्चरेबल नहीं थे। सेल्स में एग्जिस्ट, दे लिव बट डोंट ग्रो ऑन नॉर्मल मीडिया। अब वो इस विएबल का मतलब समझाना चाह रहा है कि यहाँ पे सेल्स विएबल तो थे लेकिन कल्चरेबल नहीं थे। क्या मतलब कि सेल्स मौजूद तो थे लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि वो ग्रो कर सकें नॉर्मल मीडिया पे, वो जो कल्चर था उस पर दोबारा से ग्रो कर सके, क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ही खत्म हो चुकी थी। आइए इस ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पे था लैग फेज। अब लैग फेज में क्या होता था कि नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा था, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहे थे। बट यहाँ पे क्योंकि एक न्यू इन्वायरमेंट था, मेटाबॉलिकली एक्टिव बैक्टीरिया होते थे, क्योंकि जो मीडिया था वो उसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी थी, जिससे बैक्टीरिया जो है यहाँ पे एंजाइम्स और डीएनए की सिंथेसिस जो है वो हो सकती थी इजीली। कोई भी सेल अगर डैमेज हो गया या जो न्यू इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होनी है, सिंथेसाइजिंग होनी है या रिपेयरिंग होनी है डैमेज सेल्स की, तो वो यहाँ पे इस फेज़ में हो रही होती थी। फिर उसके बाद आया लॉग फेज़। लॉग फेज़ में सेल जो है वो रैपिडली डिवाइड होने लग गया, पॉपुलेशन सेल की जो है वो डबल हो गई। कौन से सेल्स की? बैक्टीरियल सेल्स की। यहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और यूनिफॉर्म इन साइज में थे। ये बेस्ट फेज़ होता है, लॉग फेज़ बेस्ट फेज़ होता है एंटीबायोटिक इफेक्ट को स्टडी करने का। उसके बाद स्टेशनरी फेज़ आया, ग्रोथ रेट जो है वो कम हो गई और स्टेबलाइज होने लग गई, यानी कि नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स इक्वल हो गया नंबर ऑफ डाइंग सेल्स के, क्योंकि डिप्लीशन हो रही थी किसकी? न्यूट्रिएंट्स की, पीएच में चेंज आने लगी थी, अकुमुलेशन होने लगी थी वेस्ट की, तो इस वजह से ये स्टेबलाइज फॉर्म में आ गया। आफ्टर दैट अब ये स्टेबलाइज होने के बाद डेथ फेज आ गया, डिक्लीन फेज आ गया। डिक्लीन फेज में न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट कर गया, टॉक्सिन्स अकुमुलेट हो गया, सेल उतने ज़्यादा मरने लग गया, इतने नए नहीं बन रहे थे, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होने लग गया विएबल सेल्स में। विएबल सेल्स थे लेकिन कल्चरेबल नहीं थे। इसका मतलब ये मैंने बताया कि सेल्स में एग्जिस्ट, दे लिव बट डोंट ग्रो ऑन नॉर्मल मीडिया। तो ये सारा था जी bacterial growth curve. Bacterial growth curve is a graph that shows the growth of bacterial population over time when culture in a closed system. अब अगर हम इसका क्विक रिव्यू करें, यहाँ पे देखिए फेज, ये लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। अगर सेल डिवीजन की बात की जाए तो लैग फेज में जो कि स्टार्टिंग या इनिशियल फेज होता है वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होती, जबकि लॉग फेज में रैपिडली सेल डिवीजन हो रही होती है और स्टेशनरी फेज में बैलेंस्ड हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ डाइंग सेल्स से। तो स्टेशनरी फेज एक बैलेंस्ड या स्टेबल फेज है और डेथ फेज डाइंग सेल्स, यहाँ पे सेल की डिवीजन के बजाय सेल डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, सेल की डेथ होने लग जाती है। तो सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन का प्रोसेस कहाँ पे होता है? सिर्फ और सिर्फ लॉग फेज में। लैग फेज में कोई सेल डिवीजन नहीं होती। उसके बाद लैग फेज की बात करें तो सेल काउंट, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होते। जाहिर सी बात है जब सेल डिवीजन नहीं होगी तो सेल के नंबर में इजाफा नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट फेज होगा। बात करें लैग फेज की, तो लैग फेज क्योंकि यहाँ पे रैपिडली डिवीजन हो रही थी सेल की, तो यहाँ पे सेल्स जो है वो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। स्टेशनरी फेज की बात करें तो क्योंकि नंबर ऑफ डाइंग सेल्स और नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स दोनों बराबर हो गया, बैलेंस्ड और स्टेबलाइज स्टेट थी ये, तो यहाँ पे सेल काउंट जो है वो स्टेबल है, मतलब जितने सेल की डेथ हो रही है उतने ही नए बन रहे हैं, तो ये एक स्टेबल फेज है। फिर डेथ फेज आया जहाँ पे सेल डाई हो रहे थे, और सेल चूँकि डाई हो रहे थे तो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कम होना शुरू हो गया, तो डिक्रीज होना शुरू हो गया। फिर आ जाती है की एक्टिविटीज़, यानी कि जो लैग फेज है उसमें क्या होता है, न्यू एनवायरनमेंट को बैक्टीरियल सेल जो अडॉप्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे डीएनए की और एंजाइम की सिंथेसिस अक्कर होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है। फिर लैग फेज में क्या होता था, डीएनए मल्टीप्लाई होते थे, डीएनए की रेप्लिकेशन होती थी। जाहिर सी बात है बैक्टीरियल सेल डिवाइड होंगे तो उसमें मौजूद डीएनए भी तो डिवाइड होगा। अब ये एक मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म यहाँ पे होता था, मैक्सिमम ग्रोथ रेट होती थी। फिर स्टेशनरी फेज की बात की, स्टेशनरी फेज एक स्टेबल फेज था जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन, पीएच चेंज और टॉक्सिन अकुमुलेट होना शुरू हो रहे थे। फिर डेथ फेज आया, यहाँ पे ऑटोलाइसिस यानी कि ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन या डिस्ट्रॉइंग डाइंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स होना शुरू हो गया, एंडोस्पोर फॉर्मेशन होना शुरू हो गई, यानी कि सेल्स के अंदर स्पोर्स बनना शुरू हो गए।